मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो। मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी, हलवा खिलाया। आपको इस वीडियो में आज बजट सेशन के बाद जब सोमवार को यहाँ पर लोकसभा में संबोधन की बात आई तो फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा, लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ था। पूरे फॉर्म में दिखे राहुल गांधी और वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे। और जिन लोगों ने इसके पहले राहुल गांधी को संसद में स्पीच देते हुए सुना होगा, उन्हें इस बार वे पहले के अपेक्षा ज्यादा परिपक्व नजर आ रहे थे। रिमेंबर, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. वो आज सही मायने में विपक्ष के नेता की भूमिका में थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने सरकार की तारीफ भी की और मौका आने पर उन्होंने यूपीए 1 और फिर यूपीए 2 सरकार का भी निशाने पर लिया। उनके भाषण में सहृदय थी और फिर आक्रामकता भी। सत्ता पक्ष के साथ उनकी चुहलबाजी भी आज देखने को मिली। जिस तरह की संजीदगी, वाक पटुता और आक्रामकता देखने को मिले, इस सभी का समावेश एक विपक्ष के नेता में होना चाहिए और आज ऐसे ही दिखी। रणनीति भी बदली हुई दिखाई दी और भाषण के शुरुआत से ही उन्होंने सत्ता पक्ष को ट्रोल करने के बजाय कई तार्किक बातें देश के सामने रखी। कौन कौन सी बातें रखी हैं आपको इसमें 6 पॉइंट में बताएंगे। हालांकि सत्ता पक्ष की आलोचना में कहे गए उनके कई तर्क गले से उतरे नहीं सत्ता पक्ष को, पर एक विपक्ष के नेता का सबसे पहला काम सत्ता पक्ष को घेरना ही होता है और उन्होंने भली भांति ये काम किया। 6 पॉइंट में समझे तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बात रखी उसमें कंस्ट्रक्टिव दिखने की जो कोशिश राहुल गांधी ने की अपने भाषण में। शुरुआत में ही अपने इरादे जता दिए थे कि उन्होंने बोलने का मौका देने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष को धन्यवाद बोलते ही और कैमरे के लिए भी डबल थैंक यू बोला और कहा कि मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वे पिछले कई सालों से यही बातें सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये भी कहा कि हमने वो किया, मेरा मकसद ये भी था कि मैं संसद में बैठकर उन्हें सुन रहा था और मैंने सिर्फ उनके खिलाफ बोला जो उन्होंने बोला था। आज मैं वो बताऊंगा उनका संबोधन कैसा हो सकता था। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर उन्होंने कहा कि इससे कुछ भी नया नहीं रहा। हम यह सोच रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की सरकार होती तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा होता। इसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं, ना तो यूपीए ना ही एनडीए के युवाओं के रोजगार का सवाल क्लियर कट जवाब दिया। और इस तरह राहुल गांधी ने न केवल एनडीए सरकार को टारगेट पर लिया बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया। राहुल ने मेक इन इंडिया की बात करते हुए पीएम मोदी से और पीएम मोदी के आइडिया की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की जो बात की वो अच्छा आइडिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फेल हो रही है। हम प्रधानमंत्री पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने कोशिश की, ये आइडिया सही था लेकिन वे फेल होते रहे। और इस तरह राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत एक फिलोसफर नेता की तरह शुरू की। सामने ना कोई अपना था और ना ही कोई गैर था। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। 2 ये कि डैमेज कंट्रोल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष के निशाने पर थे और सोनिया और राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के तुरंत बाद संसद परिसर में सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अभिभाषण पर एक वीडियो में आपसी चर्चा करते हुए देखा गया, जो काफी वायरल हुआ। इसमें सोनिया को यह कहते हुए सुना गया कि बेचारी महिला, पुअर लेडी, राष्ट्रपति अंत में बहुत थक गई थी और मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। राहुल गांधी को सोनिया गांधी से पूछते हुए सुना गया कि क्या राष्ट्रपति का भाषण उबाऊ था। इस बात को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया।
पीएम मोदी ने दिल्ली की एक चुनावी सभा में गांधी परिवार पर हमला बोला। जेपी नड्डा से लेकर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण का अपमान बताया। राहुल गांधी के सामने यह चैलेंज था कि उस दिन जो हुआ उसमें अपने आप को पाक साफ दिखा सके। इसलिए ही उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में ही बता दिया कि भाषण में क्या होना चाहिए था, और ये भी बता दिया कि वो इस तरह की बातें एनडीए की ही नहीं, यूपीए सरकार के दौरान भी नहीं सुना करते थे। अब बात आती है तीसरे पॉइंट पर। मुद्दों में एक रूपता दिखाई दी। पिछले कुछ बार से देखा जा रहा था कि राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे थे, और लोगों को यही उम्मीद थी कि इस बार भी राहुल गांधी अदानी और अंबानी को निशाना बनाते हुए मोदी को टारगेट करेंगे। लेकिन देश में बढ़ती महंगाई, गिरते विकास दर पर उन्होंने बात की, और पर राहुल गांधी का आज के एक फिलोसफर नेता का अंदाज भी था। वे एक नेता के बजाय एक एक्सपर्ट की तरह बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 60 सालों में सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। कोई भी देश दो चीजों पर चलता है, कंजप्शन और प्रोडक्शन पर। 1990 में सभी सरकारों ने कंजम्पशन पर अच्छा काम किया। रिलायंस, अडानी, टाटा, महिंद्रा सभी तेजी से बढ़े, लेकिन ओवरऑल देश का विकास नहीं हुआ। और मैं इस देश के युवाओं को बताना चाहता हूं कि देश में रेवोल्यूशन आने वाला है, और हम पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक मोटर पर जा रहे हैं। वॉरफेयर, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन सभी में बदलाव आ रहा है, और हम एक देश के रूप में उत्पादन को व्यवस्थित करने में विफल रहे हैं, लेकिन इसे चीनियों को सौंप दिया है। हम चाइनीज फोन चलाते हैं, बांग्लादेशी शर्ट पहनते हैं, और इसका सारा पैसा चीन से आता है। इसलिए मुझे राष्ट्रपति के भाषण में ये लगा कि भारत को कंजम्पशन पर फोकस करना चाहिए था। राहुल गांधी के भाषण की सबसे अच्छी बात तो ये भी रही कि वो इसके लिए किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहे थे, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव भाषण दे रहे थे जिसमें दोनों सरकार मिले हुए। चौथा पॉइंट कि पिछड़ों के मसीहा बनकर राहुल गांधी रहे। अब दूसरी बात कि राहुल गांधी ने यह भी तय कर दिया कि उन्हें देश में पिछड़ों का मसीहा बनकर रहना है। शायद ही कोई मंच या सभा हो जहां वो जाति जनगणना या फिर पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों के हिस्सेदारी की बात न दोहराते हो। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि पिछले बजट में हलवा बांटने वाली फोटो थी, लेकिन इस बार वह भी नहीं दिखाई दी, और इस बार हलवा खाया लेकिन दिखाया नहीं। अब राहुल गांधी के अंदाज में तंज के साथ चहलबाजी भी थी, जो ऐसे लंबे भाषण में रोचक बनाता है। अब राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि हमने तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण कराया है, और हमने पाया कि राज्य के लगभग 90% आबादी दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है, और इस देश में कोई भी सबसे बड़े जो कॉरपोरेट कंपनी है ओबीसी, दलित, आदिवासी के जो स्वामित्व में नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के ओबीसी सांसद मुंह नहीं खोल सकते। बीजेपी के ओबीसी, एससी, एसटी जो सांसद है को कोई पावर नहीं है, और एक तरफ दलित, ओबीसी और आदिवासी संस्थानों को सत्ता में पार्टिसिपेट करें, दूसरी तरफ आधुनिक चीजों में पार्टिसिपेट करके चीन को हराए। हालांकि राहुल गांधी से सवाल हो सकता है कि क्या वो तेलंगाना का नेतृत्व किसी दलित या पिछड़े को सौंपने का काम करेंगे, तो ये भी एक सवाल बन सकता है। लेकिन पांचवें पॉइंट पर अगर गौर फरमाए तो आपको पड़ेगा कि खुद इंडिया गठबंधन से अलग नहीं किया। तमाम विरोधाभास के बावजूद राहुल गांधी अपने स्पीच के दौरान खुद को इंडिया गठबंधन का ही प्रतिनिधि बताया, न कि अपनी पार्टी कांग्रेस का, जबकि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट पर रखा है। अब टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना, यूबीटी, तो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोककर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रही हो, पर फिर भी राहुल गांधी पर इन बातों का असर न के बराबर इस बार जो लोकसभा में दिखा। छठी बात और अंतिम बात यही कि सत्ता पक्ष को घेरने में भी सफल रहे। एक विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। चीन के भारतीय जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए भी कहा कि पीएम ने इसे खारिज किया, लेकिन सेना ने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है।
इस पर आपत्ति जताते हुए सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि ये गंभीर विषय है और आप ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों का भी जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख नए वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र में जितने 5 साल में ऐड हुए वोटर्स उससे ज्यादा आखिरी 5 महीने में जोड़े गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर्स ऐड किए गए। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ दिक्कत है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और फिर मुख्य न्यायाधीश की कमेटी को करना था, लेकिन इस कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। तो तमाम सवालें हैं जो आज लोकसभा में जो राहुल गांधी ने भाषण दिए, वो 3 फरवरी के सारे भाषण का आपको विश्लेषण आपके सामने रखा, निचोड़ कि आखिर क्या कुछ हुआ और राहुल गांधी कैसे अपने बदले हुए अंदाज में लोकसभा में दिखे। उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण थोड़े अगर सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।